वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। और आज हम बिहार एसआई सीरीज का डे 9 कंप्लीट कर रहे हैं। यकीन मानिए इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को जो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिखेगा और वहाँ के एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है और पीछे का भी जो भी वीडियो है 8 वीडियो मैंने पोस्ट किया है उन सारे वीडियोस को 1 बाय 1 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बिहार के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। वैसे ये एसआई सीरीज में कंप्लीट कर रही हूँ। आज के इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कर लीजिएगा। काफ़ी बुरा लगता है इतना मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इसके बाद मैं बिहार करंट अफेयर्स का 9 मंथ का करंट अफेयर्स में लेकर आने वाली हूँ। आपको आज या कल में ही वो वीडियो पोस्ट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग पूरा स्पीडी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1 बाय 1 हम एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। क्यों नहीं है? जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं पेन का कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ। रोहतास नहीं है। बिहार में भू-स्तरीय रचना वाले जिले जो है वो दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं और रोहतास जो है वो दक्षिण पश्चिम में आते हैं। तो ये मुंगेर जो है, मुंगेर, जमुई और नवादा ये दक्षिण पूर्व में है, जबकि रोहतास जो है वो कहाँ है? तो वो दक्षिण पश्चिम में है, इसलिए नहीं आता है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है और बिहार में विंध्यन प्रक्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। तो रोहतास में क्या पाई जाती है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये जो है ये पुनपुन नदी गंगा में फतुहा के पास मिलती है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। और मोरहर व दरघा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। तो पुनपुन की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि संख्या क्या है, कौन कौन सा है ये भी देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑड वन आउट में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें से सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जो है ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो है ये पटना में है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, वो हमने देख लिया, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई जो है ये 99 किलोमीटर है पटना में और दूसरे स्थान पर आता है भागलपुर, जहां गंगा की लंबाई क्या है फ्रेंड्स? ये है 97। तो पटना का 99 और भागलपुर का 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश रूप से पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। ओके, अब ये देखना है आपको कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा इसको बहाकर लाया जाता है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबो गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। तो किस क्षेत्र में पाया जाता है, कहाँ से आता है, कैसे निर्माण होता है, ये सब हमने देख लिया। अब ये देख लीजिए कि ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ये किस खाद्य पदार्थ के लिए उपजाऊ है? तो यह मिट्टी जो है ये धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है पूर्णिया। यहाँ पे जो भी है इन सारे ऑप्शंस में पूर्णिया। और जूट की खेती बिहार के आंध्र प्रदेश में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता चाहिए होती है, ऊंचा तापमान चाहिए होता है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चाहिए होती है और हल्की वर्षा जो कि 105 से लेके 115 मिलीमीटर तक हो वो आवश्यक होती है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है और पश्चिम बंगाल जो है वो कुल जूट उत्पादन का अकेले 75% बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है और पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है
कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, माफ कीजिएगा, ये है भारत नेपाल सीमा के समानांतर तक। बिहार का तराई प्रदेश जो है ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। और बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में ये सारे के सारे विस्तृत है। तराई प्रदेश पतली मिट्टी के रूप में विस्तृत है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं जो वीडियो लेकर आने वाली हूँ बिहार स्टैटिक जीके का, यकीन मानिए अभी तक अगर आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें बिहार की हमने उसमें इंक्लूड करी हैं। और भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार की क्या स्थिति है, सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ने को मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, रामबाण का काम करेगा। क्वेश्चन है बिहार की सुमेश्वर श्रेणी क्या है? तो ये जो है ये पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, गलत। राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, ये भी गलत। खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, ये भी गलत। ये सबसे नई है। और बिहार के सोमेश्वर श्रेणी से श्रिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लेस्टोसीन काल में हुआ है और यह उपर्युक्त 3 पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैमूर का पठार जो है ये चूना पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है और इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। तो कहाँ पे सीमेंट उद्योग है? बंजारी में सीमेंट उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाहचक, माफ कीजिएगा, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये कहाँ दफन है? यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस आप सही कर लेंगे। ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो इनको निर्वासित करने के बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी और इनको जो दफनाया गया था ये नालंदा जिले में, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नालंदा जिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। 1592 में इनको निर्वासित किया गया था अकबर के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो क्या नाम था? हुंकार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि 1889 से 1950 तक आप याद रखेंगे इनका टाइम, वो भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक थे और इतिहासकार एवं किसान नेता भी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी आखिरी के दंडी सन्यासी थे और स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे 1-2 चीजें और बताना बाकी रह गई थी जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी है और यहाँ पे देखिए कि गणेश देवस्कर जो है ये इनके द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारधाराओं से युक्त बंगला पुस्तक है। देशेर कथा नाम से भी आप समझ सकते हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा जा चुका है। तो श्री दीप नारायण सिंह के, तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है ये 9 से 10 अप्रैल, आपको डेट भी याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, तो 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अधिवेशन में जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो ये कौन सा है? ये कर्नाटक है। और एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का एक मुख्य घटक है? तो ये आपको देखना है कौन कौन सा है सीमेंट का, तो जिप्सम है और कौन कौन सा है ये आप इसमें देख लीजिए। ये सारी की सारी चीजें ही आपको याद रखनी है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस
द्रव्य एवं गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये त्रिक बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये CWG से। फ्रेंड्स, मुझे आप सबके कमेंट्स आए हैं कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी में कवर करूं। सो अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, मैं इन सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल करवाऊंगी। सो अगर कोई भी कमी नज़र आती है मेरे वीडियो में तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये है गंडक नदी पर, और बिहार गंडक नदी पर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है पावापुरी में। कुछ ऑप्शंस इधर उधर हो गए हैं, आप आंसर को देख लीजिएगा। ऑप्शंस कहीं कहीं और थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हो गया है, मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम देना सही नहीं समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो ये है बॉक्साइट। और निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। क्या क्या आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है, जनोपयोगी सेवा आता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आप प्लीज इसको जो भी नहीं आता है उसको पेन डाउन जरूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आई थिंक ये स्लाइड ही आपका पूरा रिपीटेड है, सो आप इसको इग्नोर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? तो ये जो है ये राज्य सूची में आता है। और किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन कौन से हैं? ये है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, चारों राज्यों ने किया है। धन विधेयक पेश किया जाता है किसमें? तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और फाइनेंशियल बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। और भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये जो है ये प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महादेवी लाल सराफ ने। महादेव नहीं, महादेवी, आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, महादेवी लाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम ही आपने देखा होगा फ्रेंड्स। तो ये राहुल संस्कृत्यान जी के द्वारा 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। जो ट्रिम्स है ये काफी न्यूज में आपको देखने को मिला था, तो जो भी न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो भी हमने यहाँ पे कवर किया है। तो ये जो ट्रिम्स शब्द है ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये व्यापार संबंधित निवेश उपाय से रिलेटेड है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से नहीं, जैन धर्म से संबंधित है। स्वामी सहजानंद जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ से कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस है, इसको आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी सेक्शन से हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो ये प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। और बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में
लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? ये हमने आज ही क्वेश्चन में देखा है, लोकसभा में पास किया जाता है। लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो 2 बार जरूरी होते हैं, हर 6 मंथ पे जरूरी होते हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स आते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए अगर फ्रेंड्स पूछा जाए तो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये 5 ईयर्स के लिए होता है और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है ये 6 ईयर्स के लिए होता है। ये भी आप याद रखिएगा। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 में। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ये हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो जरूर देख के जाइएगा। और सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं, वो सारे के सारे अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो ये लोकसभा को कहा जाता है। वहीं अगर पूछा जाए कि उच्च सदन किसको कहा जाता है तो ये किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। और निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व देता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो केटी साह ने के द्वारा कहा गया था। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष तक भारत में आपको निवास करना है। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। और भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। हमने अपने पिछले वीडियोस में सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको बताया है। पॉलिटी के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के। इनफैक्ट बिहार समग्र भी हमने कंप्लीट कर रखा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट है, आप उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वहाँ के अलावा और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, करंट अफेयर्स के मैंने बहुत कम वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उसको स्पीडी या एडुटेरिया से आप उसको सब्सिट्यूट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्लीज़ आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।